नमस्ते। कभी ये सवाल मन में आया है कि कोई देश अपनी कहानी कैसे सुनाता है? तो आज हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। भारतीय साहित्य के कुछ सबसे जरूरी, सबसे दिलचस्प पन्नों को पलटने वाले हैं एक तेज और रोमांचक सफर पर। चलिए सीधे इन कहानियों के दिल में उतरते हैं। तो सवाल यही है, एक बड़ा सवाल। कोई देश, कोई राष्ट्र बोलता कैसे है? मतलब उसकी आत्मा को, उसकी असली आवाज को हम पकड़ते कैसे हैं? कहाँ ढूंढे उसे? इसका जवाब देखिए हमें पन्नों में ही मिलता है। एक राष्ट्र अपनी कहानियों से बात करता है, अपने साहित्य से, जो उसकी पहचान, उसके संघर्ष और उसकी सबसे गहरी उम्मीदों को आवाज देता है। तो हमारे इस सफर की शुरुआत होती है उन बुनियादी आवाजों से, वो कवि जिन्होंने अपनी कलम से भारतीय साहित्य की जमीन तैयार की, उसकी नींव रखी। और इस कड़ी में सबसे पहला नाम है तोरू दत्त का और उनकी कविता आ कैसुरीना ट्री। देखिए ये सिर्फ एक पेड़ की कहानी नहीं है, बल्कि ये तो यादों का एक जीता जागता प्रतीक है। तोरू दत्त ने इतनी खूबसूरती से इस पेड़ को अपने खोए हुए भाई बहनों और उस बीते हुए बचपन की सुनहरी यादों से जोड़ दिया है। ये कविता इस बात की एक जबरदस्त मिसाल है कि कैसे कला, कैसे कविता हमारी यादों को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रख सकती है, उन्हें अमर बना सकती है। अच्छा, अब यहां से आगे बढ़ते हैं हेनरी डेरोजियो की तरफ। उनकी एक कविता है टू इंडिया माई नेटिव लैंड। ये अपने देश के खोए हुए गौरव के लिए एक बहुत ही भावुक और अपने समय की एक शुरुआती पुकार है। और अपनी बात कहने के लिए डेरोजियो ने सोनेट का इस्तेमाल किया। ये क्या है? बस 14 लाइनों की एक कविता। लेकिन कमाल की बात यह है कि इतने छोटे से फॉर्मेट में भी उन्होंने ब्रिटिश राज के दौर में भारत की उस खोई हुई शान के लिए जो गहरा दुख था ना, उससे पूरी तरह से समेट दिया है। पर यह कविता सिर्फ अफसोस जताने तक ही सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो अपनी कलम की ताकत से देश के सम्मान को फिर से जगाने का एक आह्वान है। और यही बात इसे भारतीय राष्ट्रवाद की शुरुआती और सबसे ताकतवर आवाजों में से एक बना देती है। राष्ट्रवाद के इस जुनून से अब हम एक दार्शनिक दुनिया में कदम रखते हैं श्री अरबिंदो की द टाइगर एंड द डियर के साथ। ये कहानी भी गहरे प्रतीकों से भरी हुई है। इस कविता में एक तरफ है बाघ, जो क्रूर ताकत का प्रतीक है, और दूसरी तरफ हिरण, जो कोमल मासूमियत का। तो अरबिंदो हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करते हैं, क्या ताकत और करुणा एक साथ रह सकते हैं? ये हमें शक्ति और दया के बीच एक नाजुक संतुलन खोजने की चुनौती देती है। जैसे जैसे हम वक्त में आगे बढ़ते हैं ना, साहित्य में एक बड़ा बदलाव साफ नजर आता है। शुरुआती कवियों का जो आदर्शवाद था, जो राष्ट्रवाद था, उससे हटकर अब आधुनिक लेखक समाज की कड़वी हकीकतों और आज के जीवन की उलझनों का सामना करते हैं। तो अब हम अपने इस सफर के दूसरे दौर में कदम रख रहे हैं। यहाँ गद्य और नाटक यानी प्रोज और ड्रामा आज के सामाजिक मुद्दों पर एक शक्तिशाली रोशनी डालते हैं। ए.के. रामानुजन की अ रिवर कला और जिंदगी के रिश्ते पर एक बहुत ही तीखी टिप्पणी है। यह कविता सवाल करती है कि क्या कला इंसानी तकलीफों से मुंह मोड़ सकती है? रामानुजन उन कवियों की आलोचना करते हैं जो बाढ़ की खूबसूरती का तो जश्न मनाते हैं, लेकिन उसमें डूबने वाली एक गर्भवती महिला जैसी मानवीय त्रासदियों को उसको पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। ये कविता कला की खूबसूरती और जिंदगी की कड़वी हकीकतों के बीच का एक जबरदस्त विरोधाभास सामने रखती है। अब आते हैं महेश दत्तानी की दिल को झकझोर देने वाले नाटक तारा पर। यह नाटक परिवार के अंदर गहरे बसे लैंगिक भेदभाव का सामना करता है। कहानी है जुड़े हुए जुड़वां बच्चों तारा और चंदन की, और यहीं पर उनके माँ बाप एक ऐसा फैसला लेते हैं जो सब कुछ तबाह कर देता है। वो लड़के को यानी चंदन को तरजीह देते हैं। इस एक फैसले से तारा को जो भावनात्मक जख्म मिलते हैं वो बहुत गहरे हैं। ये नाटक ना भारतीय समाज में बेटे की चाहत की जो एक कड़वी दर्दनाक सच्चाई है, उसे बिना किसी लाग लपेट के सामने रख देता है। और अब चलिए आर.के. नारायण के बहुत ही प्यारे उपन्यास स्वामी एंड फ्रेंड्स के साथ ब्रिटिश भारत के दौर के बचपन की दिलचस्प दुनिया में चलते हैं। मालगुडी के उस काल्पनिक शहर में बसी ये दोस्ती और मासूमियत की एक दिल छू लेने वाली कहानी है। लेकिन इसकी सतह के ठीक नीचे उस दौर की सख्त ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली की एक बहुत बारीक आलोचना भी छुपी है, और वो भी एक बच्चे की नज़रों से। तो अब तक हमने जो भी बातें की, चलिए उन सभी विचारों को एक साथ जोड़ते हैं। ये हिस्सा समझिए आपकी फाइनल रिवीजन गाइड है। इससे इन सभी रचनाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। ये टेबल देखिए, एक नज़र में
हर रचना का सार, उसका मुख्य विचार क्या है और उसका साहित्यिक अंदाज कैसा है। रिवीजन के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन टूल है। इन 6 कदमों पर चलकर इन साहित्यिक रचनाओं के बारे में अपनी समझ को और भी गहरा किया जा सकता है। ये समझिए कि महारत हासिल करने का एक साफ सुथरा रास्ता है। और हाँ, अगर वक्त कम है तो ये एक दिन का रिवीजन प्लान सबसे ज़रूरी बातों पर ध्यान देने में मदद करेगा। अपनी पढ़ाई को व्यवस्थित करने का ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। आखिर में ये याद रखना बहुत जरूरी है कि साहित्य अतीत और वर्तमान के बीच एक लगातार चलने वाली बातचीत है। ये रचनाएं सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि ये आज भी हमसे बातें करती हैं। और ये हमें एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर ये अतीत की कहानियां थीं, तो आज कौन सी कहानियां हैं जिन्हें सुनाए जाने की जरूरत है? ये सवाल हमें साहित्य के भविष्य और उसमें हमारी अपनी आवाज की भूमिका के बारे में सोचने की दावत देता है।